बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री इकाई 3 में हमने इससे पहले ले रखा है संक्रमण की ऊर्जा, अर्थात V से V+1 कंपन स्तर में यदि संक्रमण होता है तो संक्रमण की ऊर्जा डेल्टा E V से V+1 को हम उच्च ऊर्जा स्तर V+1 की ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा स्तर V की ऊर्जा को घटा करके हम संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने समीकरण 5 से निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के मान रखे, जिससे हमें डेल्टा E V से V+1 के संक्रमण की ऊर्जा का मान ज्ञात होता है, जिसमें हम EV+1 का मान रखें तो V की जगह V+1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V+1 प्लस हाफ ब्रैकेट बंद और HC ओमेगा E बार। इसमें से घटाना है V कंपन स्तर की ऊर्जा को, अर्थात V प्लस हाफ इंटू HC ओमेगा E बार, और इसको घटाने पर प्राप्त होता है HC ओमेगा E बार। और इसमें V प्लस हाफ और V प्लस हाफ इसमें से घट जाएगा तो पीछे बचेगा 1, अर्थात दो ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण की ऊर्जा का मान HC ओमेगा E बार समीकरण 7 से प्रदर्शित किया जाता है। यदि इस ऊर्जा को हम आवृत्ति या तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करें तो समीकरण 7 में HC को इधर भाग दे करके डेल्टा ओमेगा E बार ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ डेल्टा ओमेगा E बार या डेल्टा न्यू E बार ये दोनों ही साम्य कंपन संक्रमण की तरंग संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ E जो लिखा है ये इक्विलिब्रियम के लिए है, कंपन संक्रमण की तरंग संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अतः कंपन स्पेक्ट्रम में केवल एक अवशोषण रेखा प्राप्त होती है जिसकी तरंग संख्या द्विपरमाणु अणु की साम्य कंपन आवृत्तियों के बराबर होती है, अर्थात साम्य कंपन आवृत्ति डेल्टा ओमेगा E बार है, तो एक ही स्पेक्ट्रम रेखा अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होगी और उसका मान भी निश्चित होता है। यदि V0 से V1 में संक्रमण की आवृत्ति मूलभूत आवृत्ति कहलाती है, तो यहाँ पर अलग अलग संक्रमणों में पहला जो संक्रमण है जिसमें V0 से V1 में संक्रमण की आवृत्ति जो है जिसे हम मूलभूत आवृत्ति कहते हैं, और ये तरंग संख्या के रूप में हमने ओमेगा E बार के रूप में प्रदर्शित किया है। तो मूलभूत आवृत्ति या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहा गया है? V बराबर 0, अर्थात 0 पॉइंट एनर्जी से पहले कंपन स्तर में जो संक्रमण हो रहा है इसी को मूलभूत या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम इसी के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, अर्थात ऐसा ध्रुवीय द्विपरमाणु कंपन जिसमें घूर्णन नहीं होता है, केवल हम कंपन की बात कर रहे हैं। तो घूर्णन को रोकने के लिए हम द्विपरमाणु अणु की द्रव अवस्था में ज्ञात किया गया स्पेक्ट्रम ही विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अर्थात यदि अणु द्रव अवस्था में है तो उसमें केवल बंद के सापेक्ष कंपन हो सकता है, घूर्णन संभव नहीं है। यदि किसी पदार्थ का विलयन बना दिया जाए तब भी घूर्णन बाधित हो जाएंगे, केवल कंपन ही शेष रहते हैं। अतः शुद्ध या विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए द्विपरमाणु अणु की द्रव अवस्था के रूप में उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, या उसे विलयन के अंदर बना करके या विलयन में या किसी विलायक में घोल करके उसका कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, द्विपरमाणु अणु की द्रव अवस्था में ज्ञात किया गया स्पेक्ट्रम विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम कहलाता है। विशुद्ध कंपन कर रहे द्विपरमाणु अणु जो सरल आवर्ती दोलन कर रहा है कि अनुमत कंपन ऊर्जाओं का परिकलन हम निम्न सूत्र से करते हैं। इसमें सूत्र वही है जो हमने पहले काम में लिया था। यदि न्यू ई बार या ओमेगा ई बार कंपन तरंग संख्या को व्यक्त करता है तो इसका मान हमने पहले बल नियतांक से ज्ञात किया था, और ये आएगा 1/2 पाई सी इंटू के अपॉन म्यू के बराबर। इसे समीकरण नंबर दिया गया है 10।
जहाँ के बल नियतांक है और म्यू जो लिखा है ये समानित द्रव्यमान है, जिसे m1 इंटू m2 बटा m1 प्लस m2 के बराबर माना जाता है, अर्थात समानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करें? तो ओमेगा ई बार का मान रख करके भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ई वी बराबर वही सामान्य सूत्र है, ब्रैकेट में v प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद एच सी, और ओमेगा ई बार की जगह हम 1/2 पाई सी इंटू रूट के अपॉन म्यू के रूप में इसको दर्शाते हैं। या फिर एच न्यू सी को हम इसके साथ सम्मिलित कर दे तो सी से सी कट जाएगा और पीछे बचेगा h/2 पाई इंटू रूट के अपॉन म्यू, समीकरण नंबर 11। ठीक है, तो ये है द्विपरमाणु अणु के किसी एक कंपन ऊर्जा स्तर की कंपन ऊर्जा ई वी को हम समीकरण 11 से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर वी कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है और इस कंपन क्वांटम संख्याओं के मान 0, 1, 2, 3, 4 आदि होते हैं। अगर इनके मान रख दिए जाएं तो विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। तो विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम की कंपन ऊर्जा निम्न प्रकार ऊर्जा स्तर दर्शाने के लिए लिखी जाती है, जिसमें सूत्र है ई वी बराबर वी प्लस हाफ ब्रैकेट में इंटू ए, अर्थात बाहर जो मान था h/2 पाई रूट के अपॉन म्यू, इसकी जगह हम कांस्टेंट ई रख देते हैं। और इस रूप में यदि कंपन ऊर्जा स्तर के विभिन्न ऊर्जाओं के मान प्रदर्शित किए जाएं तो 0 पॉइंट एनर्जी हो जाएगी 1/2 ए, ऐसे 3/2 ए, 5/2 ए, E3 हो जाएगा 7/2 ए और E4 हो जाएगा 9/2 ए। अर्थात जैसे जैसे V का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊर्जा अंतराल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करता है। अब है द्विपरमाणु अणु के सरल आवर्ती दोलक की कमियां। क्या क्या कमियां हैं सरल आवर्ती दोलक में, वो प्रदर्शित करते हैं। पहला है, यह निम्न कंपन ऊर्जा स्तरों की व्याख्या सुगमता से करता है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करने में असफल रहता है। अर्थात ऊपर जो सरल आवर्ती दोलक प्रदर्शित किया गया है, यह केवल निम्न ऊर्जा स्तरों तक तो प्रदर्शित मान सही या प्रायोगिक मानों से समानता दर्शाते हैं, उच्च स्तरों की ऊर्जाओं के मान प्रायोगिक मानों से समानता प्रदर्शित नहीं करते। कंपन क्वांटम संख्या v का मान बढ़ने के साथ ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल घटता है, लेकिन सरल आवर्ती दोलक मॉडल में अंतराल समान होता है। तो कंपन क्वांटम संख्या v जो दिया गया, इसका मान बढ़ने के साथ ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल घटता है, जबकि यहाँ पर हमने एक अंतराल बराबर लिया है, लेकिन सरल आवर्ती दोलक में अंतराल समान होता है, अर्थात यह प्रायोगिक मानों से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। उपयुक्त कमियों को समझाने के लिए ही अनावर्त दोलक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अनावर्ती दोलक और उसके कंपन ऊर्जा स्तर। तो अनावर्त दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर सामान्य अणु में कम दबाव व कम तनाव पर बंध प्रत्यास्थ होते हैं, जो हुक नियम का पालन करते हैं, लेकिन उच्च विकृतियों में हुक नियम से विचलन दर्शाते हैं। तो सामान्य अणु में कम दबाव और कम तनाव पर तो बंध प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं, लेकिन जैसे ही दाब अधिक कर दिया जाए या तनाव बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये विकृत हो जाते हैं और हुक के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती नहीं रहता है। अतः वास्तविक द्विपरमाणु अणु अनावर्त दोलक या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करता है, और इस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पीएम मोर्स ने अनावर्त दोलक के लिए ऊर्जा आरेख समझाने हेतु निम्न समीकरण दिया, जिसे हम मोर्स फलन कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, पीएम मोर्स फलन, और ये पीएम मोर्स फलन आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हूँ, पीएम मोर्स या मोर्स फलन है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और इसका समीकरण मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो मोर्स फलन क्या है या मोर्स फंक्शन क्या है, ये यहाँ नीचे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और आपको इसको यथास्थिति याद रखना है। मोर्स फलन होता है ईवी, अर्थात
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की ऊर्जा अर्थात कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ईवी को प्रदर्शित करने के लिए मोर्स फलन दिया गया है और यह होता है डी इक्विलिब्रियम, फिर ब्रैकेट बंद, 1 माइनस एक्सपोनेंट ई की पावर है प्लस में ए इंटू आर इक्विलिब्रियम माइनस आर, ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद और उसके बाद में है होल स्क्वायर। तो ये ध्यान से रख देखें इसको, ई वी बराबर है डी इक्विलिब्रियम बड़ा ब्रैकेट प्रारंभ 1 माइनस ई की पावर प्लस में ए इंटू आर इक्विलिब्रियम माइनस आर, ब्रैकेट बंद, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद करके फिर आपको होल स्क्वायर करना, अर्थात 1 माइनस ई के घातांक सहित जो मान है उसका होल स्क्वायर किया गया है। जहां ईवी कंपन ऊर्जा या कंपन स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, डी इक्विलिब्रियम साम्य विखंडन ऊर्जा या बंद ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जहां ए नियतांक या कांस्टेंट है, आर इक्विलिब्रियम साम्य बंद लंबाई को प्रदर्शित करता है, अर्थात जो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु है उसकी साम्य बंद लंबाई आर इक्विलिब्रियम से दर्शाई जाती है। आर कंपन के समय की बंद लंबाई को प्रदर्शित करता है। यदि आर इन्फिनाइट है या अनंत लंबाई तक है अर्थात बंद टूट चुका है तो कंपन ऊर्जा स्तर का मान बंद विखंडन ऊर्जा के या साम्य बंद विखंडन ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात बंद विखंडित हो जाता है। इसी तरह यदि आर साम्य बंद लंबाई आर इक्विलिब्रियम के बराबर है तो ईवी का मान 0 होगा, अर्थात अणु कंपन नहीं करता है। तो दो परिस्थितियां हैं, आर आर इक्विलिब्रियम यदि बराबर है तो कंपन नहीं होगा और यदि आर अनंत है तो बंद विखंडित हो जाएगा, अर्थात कंपन किसके मध्य होगा, आर इक्विलिब्रियम और आर इन्फिनाइट के मध्य में ही कंपन संपन्न होता है। इस समीकरण को हम श्रोडिंगर समीकरण से तुलना करने पर अनावर्त दोलक के अनुमत कंपन ऊर्जा स्तरों की कंपन ऊर्जा निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो ऊपर वाला जो मोर्स फलन है इसकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण से तुलना करने के बाद अनावर्त दोलक के अलाउड या अनुमत कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। यह सूत्र पहले दिए गए सूत्र से थोड़ा सा भिन्न है। तो पहले हमने वाइब्रेशनल एनर्जी ई वी को प्रदर्शित किया था ब्रैकेट में वी प्लस हाफ ब्रैकेट बंद एच सी ओमेगा ई बार, यहाँ तक तो मान था। लेकिन अब यदि यह अनावर्ती दोलक है तो इसमें से माइनस ब्रैकेट में वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच सी एक्स ई ओमेगा ई बार, नेक्स्ट पद को प्लस में लिखना है, वी प्लस हाफ का होल क्यूब एच सी वाई ई ओमेगा ई बार, प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है, अर्थात वी प्लस हाफ का आप घातांक 1 ले रहे हैं, फिर माइनस जो चर आ रहा है उसकी घातांक 2 लिख रहे हैं, फिर प्लस में जो चर वी प्लस हाफ आ रहा है उसकी घातांक 3 लिख रहे हैं, और इसी की तरह घातांक 4, 5, 6 आदि घातांक के रूप में चलता रहता है। और नए स्थिरांक हम एक्स ई और वाई ई जेड ई आदि आगे प्रयुक्त करते जाते हैं, जहाँ ओमेगा ई अणु की तरंग संख्या के रूप में साम्य आवर्ती को प्रदर्शित करता है, तरंग संख्या के रूप में साम्य आवर्ती। यहाँ पर बार लगेगा साथ में, अर्थात इसके ऊपर एक लाइन भी होगी और उसी के साथ इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इस समीकरण में एक्स ई वाई ई जेड ई, जिसमें जेड ई अगले पद में आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ये तीनों अनावर्त दोलक स्थिरांक है, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन कांस्टेंट कहलाते हैं। वी कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है और इसका मान वही है जो आवर्ती दोलक के रूप में लिया था, 0, 1, 2, 3, 4 आदि आगे चलेगा। जहाँ वाई ई और एक्स ई जो अनावर्त दोलक स्थिरांक है आदि उच्च अनावर्त दोलक स्थिरांकों के मान अति न्यून या बहुत कम होते हैं, अतः इन्हें हम नगण्य मान सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, केवल एक्स ई रखेंगे, बाकी के ऊपर के अनावर्त दोलक स्थिरांकों को हम नगण्य मान लें, तो केवल कंपन ऊर्जा स्तर में
दो पद ही रहेंगे, दो से ज़्यादा के पदों को हम नगण्य मान लेते हैं। अतः प्राप्त होगा EV बराबर V प्लस हाफ इंटू एच सी ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच सी एक्स ई ओमेगा ई बार। इसी समीकरण की सहायता से कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। तरंग संख्या न्यू बार के पद में हम इसको निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात न्यू बार बराबर हो जाएगा एच सी हट जाएगा, बाकी सूत्र एज इट इज, तो न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा V प्लस हाफ ब्रैकेट में इंटू ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर इंटू एक्स ई ओमेगा ई बार। समीकरण में V की जगह 0 1 2 3 मान रखने पर द्विपरमाणु अनावर्त दोलक के लिए निम्न प्रकार ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, और इन ऊर्जा स्तरों को हम निम्न रूप में दर्शाते हैं। द्विपरमाणु अनावर्त दोलक का मोर्स स्थितिज ऊर्जा आरेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये वास्तविक कंपन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करता है, और सरल आवर्ती दोलक की कमियों को भी ये पूर्ण करता है। तो हम बात कर रहे हैं द्विपरमाणु अनावर्त दोलक का मोर्स स्थितिज ऊर्जा आरेख या मोर्स पीई आरेख कहलाता है। इसमें भी वाई एक्सिस पर स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी और एक्स अक्ष पर हम अंतर नाभिकीय दूरी को दर्शाते हैं। ये अनावर्त दोलक के रूप में इस तरह का वक्र बनेगा, जिसमें सबसे ऊपर जो डॉटेड लाइन राइट साइड में दर्शाई गई है, यह डॉटेड लाइन आर इन्फिनाइट को प्रदर्शित करती है, अर्थात बंद विखंडन को दर्शाती। कंपन यदि इस लाइन से नीचे है तब तक तो संभव है, इससे ज़्यादा ऊर्जा युक्त कंपन होंगे तो आर इन्फिनाइट होने से बंद विखंडित हो जाता है। इसमें V0 V1 V2 V3 V4 V6 V7 इस तरीके से दर्शाए गए हैं विभिन्न ऊर्जा स्तर, और इसमें खासियत ये है कि V0 V1 के बीच का ऊर्जा अंतराल V1 और V2 के ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा अंतराल या कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य की ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटता जाएगा, और ऊपर वाले ऊर्जा स्तर नज़दीक या पास पास में आने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर यदि संक्रमण प्रदर्शित किया जाए तो V0 से V1 के संक्रमण को हम मूलभूत बैंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और यदि V0 से V2 की बात करें तो इसे हम प्रथम ओवरटोन बैंड V0 से V2 के मध्य, और फिर द्वितीय ओवरटोन बैंड होता है V0 से V3, अर्थात तीन प्रकार के बैंड स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं। फंडामेंटल बैंड V0 से V1 संक्रमण, फर्स्ट ओवरटोन V0 से V2, सेकेंड ओवरटोन V0 से V3, इस तरीके से विभिन्न बैंड्स प्राप्त होते हैं। इसे हम चित्र के रूप में प्रदर्शित किए हुए हैं। अनावर्त दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर और उनके मध्य संक्रमण ऊपर दर्शाए गए हैं, जिसमें सेम नाम रखे हमने, मूलभूत बैंड, फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन आदि। लेकिन पहले हमने जो लिए थे उसमें V1 V2 V3 आदि मान वही थे, लेकिन ऊर्जा अंतराल समान था। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा अंतराल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं या ऊपर जाते हैं या जैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा अंतराल घटता चला जाता है। अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण का चयन या वर्ण नियम। तो इस संक्रमण के लिए सिलेक्शन रूल क्या है? तो अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण का चयन या वर्ण नियम निम्न प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं, और ये सिलेक्शन रूल है डेल्टा V इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 आदि सभी प्रकार के संक्रमण यहाँ पर अनुमत या अलाउड है, अर्थात अनावर्त दोलक में सभी प्रकार के कंपन संक्रमण संभव है। एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में यदि n नियत है तो ये सभी अलाउड संक्रमण कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्तर परिवर्तित करना संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्तर परिवर्तित कर दिया तो ये अलाउड नहीं होगा, अर्थात एक ही ऊर्जा स्तर में हम n को नियत रखते हुए ये सभी अनुमत संक्रमण दर्शाते हैं, जिसमें हम पहला संक्रमण ले रहे हैं डेल्टा V इक्वल टू +-1, अर्थात प्रथम संक्रमण की तरंग संख्या V0 से V1, इसमें कंपन संक्रमण मूल बैंड या फंडामेंटल बैंड बनाते हैं और इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है।
सेकंड +-2 में V0 से V2 संक्रमण, कंपन संक्रमण प्रथम ओवरटोन कहलाते हैं। इस संक्रमण की तीव्रता बहुत कम होती है। जबकि डेल्टा V +-3 लिया जाए तो V0 से V3 के मध्य संक्रमण, कंपन संक्रमण द्वितीय ओवरटोन कहलाते हैं और इन संक्रमणों की तीव्रता अति न्यून या अति अल्प होती है। कंपन स्पेक्ट्रम में मूल बैंड स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी तीव्रता उच्च होती है। अर्थात स्पेक्ट्रम के अंदर या कंपन स्पेक्ट्रम में मूल बैंड तो हमें अलग से स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन प्रथम व द्वितीय ओवरटोन बैंड की तीव्रता क्रमानुसार घटती जाती है। अतः बैंड हल्के निर्मित होते हैं, जबकि इससे उच्च संक्रमण स्पेक्ट्रम में स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो ज़्यादा प्रथम और द्वितीय ओवरटोन्स के बैंड तो दिखाई देते हैं, लेकिन उससे उच्च बैंड के स्पेक्ट्रम दिखाई या बैंड दिखाई देने बंद हो जाते हैं। तो इस सरल अनावर्ती दोलक में 3 प्रकार के बैंड दिखाई देते हैं। फंडामेंटल बैंड, प्रथम ओवरटोन और द्वितीय ओवरटोन, 3 प्रकार के बैंड ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, जिसमें कंपन और घूर्णन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस लेते हैं।